श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज दीवानगी जुन्नूर और प्यार एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 17 एंड गाइस डोंट forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक कपूर APPARTMENT। अर्शी जाग गई थी। वो गुमसुम सी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी थी। उसके सामने विप्लव बड़े ही सख्त भाव में बैठा था। अर्शी सिर झुकाए बैठी थी और अपने सामने दूध कॉर्नफ्लेक्स के कटोरी में चम्मच चला रही थी। विप्लव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब कुछ बताओगी? अर्शी ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी भाई, मुझे आपको न बताकर ये सब नहीं करना चाहिए था। विप्लव ने अपने आंखें रोल करके कहा, सॉरी सुनने के लिए नहीं, बैठा हूँ यहाँ। तुम्हारे और धीराज के बीच क्या रिश्ता है, मुझे क्लियरली बताओ। अर्शी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, आई लव हिम भाई। विप्लव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, उसे घूरते हुए कहा, अगर मैं कहूँ उसे छोड़ दो। विप्लव के बात पर अर्शी के आंखें फैल गई। अब आगे? अर्शी ने हकलाकर कहा, ना नहीं भाई, आप ऐसा नहीं करेंगे। विप्लव ने कहा, मैं क्या करूंगा वो तुम जान जाओगी बहुत जल्द। अर्शी ने विप्लव का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज भाई। विप्लव ने अपना हाथ छुड़ाया और अर्शी को घूरते हुए कहा, राशि, बचपन में माँ बाबा के जाने के बाद से तुम्हें मैंने कभी आंसू बहाने नहीं दिया, लेकिन कल तुम इस धीराज के कारण बेहोश हो गई थी। तुम्हें पैनिक अटैक आया था, तुम समझ रही हो ना? अर्शी अपने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। विप्लव ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, तो कैसी बात है राशि, बताओ। लास्ट 10 मंथ से तुम दोनों साथ हो, 1 या 2 मंथ नहीं राशि, पूरे के पूरे 10 महीने। क्या हो जाता अगर मुझे बताती? अच्छा वो सब छोड़ो, अचानक क्या हुआ तुम दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया? कल के आए लड़के पर इतना भरोसा हो गया कि तुमने अपने भाई को भी नहीं बताया? विप्लव के आंखें हल्का नाम थे। अर्शी ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी भाई, पर मैं नहीं बता सकती। विप्लव ने उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़कर कहा, राशि बच्चा, तुम समझ नहीं रही हो। धीराज बंसल बहुत खतरनाक है। वो अपने गुस्से में पागल हो जाता है। वो अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुक रखता है। बेटा, मैं उसके साथ तुम्हें कैसे छोड़ूं? मैं एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा, तुम उसे डेट करो। विप्लव ने एक गहरी सांस लेकर कहा। विप्लव के बात सुनकर अर्शी दंग रह गई। विप्लव उठकर जाने लगा तो अर्शी ने कठोरता से कहा, भाई, आई लव हिम और मैं उससे ही शादी करूंगी। आप पिछले 1 साल से मेरे साथ नहीं थे, आपको क्या पता हमारे रिश्ते के बारे में उसने कितना कुछ किया, आप नहीं जानते। बेहतर होगा भाई, आप ये गलत फहमी दूर कर दे कि हम दोनों अलग होंगे। विप्लव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस बहन को उसने बच्चे के जैसे पाला, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, आज वो किसी कल के आए लड़के के लिए उससे ऐसा बर्ताव कर रहा है। ये सोचकर ही उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लिया। वो उसके पास गया और उसके सिर पर चूम लिया और उसके सिर को थपथपा दिया और भरी दिल से बाहर जाने लगा। वो दरवाजे पर थोड़ा रुक गया और बिना पीछे मुड़े ही कहा, तुम काफी बड़ी हो गई हो, ये मैं कैसे भूल गया। अब तुम अपने लाइफ के फैसले खुद ले सकती हो। तुम अब नन्ही परी तो नहीं रही ना, लेकिन एक बात याद रखना, तुम हमेशा मेरे लिए वो छोटी बच्ची ही रहोगी। कोई भी परेशानी हो तो मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। हाँ, एक और बात, आज के बाद मुझसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना और समझ लेना, तुम्हारा भाई मर चुका हूँ। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर विप्लव बाहर चला गया, क्योंकि उसके आंखों से आंसू बहने के कगार पर थे। अर्शी भी बाहर जाने लगी। वो बस विप्लव को ही पुकार रही थी, लेकिन अचानक उसका पैर कारपेट में उलझ गया और वो मुंह के बाल गिर गई। वो बस उस तरफ देख रही थी जहां से विप्लव गया था और चिल्लाती रही, लेकिन विप्लव ने उसे पीछे पलट कर नहीं देखा। उसके आंखों में आंसू थे। वही दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल। ऋतिक चुपचाप चेयर पर एक पैर पर पैर चढ़कर बैठा था और एकटक अपने सामने काम कर रहे रिद्धिमा को देख रहा था। 15 मिनट्स बाद रिद्धिमा ने फाइल से चेहरा हटाया और एक गहरी सांस लेकर फाइल बंद करके ऋतिक के सामने बढ़ा दिया तो ऋतिक ने वो ले लिया। रिद्धिमा ने हल्का मुस्कुराकर बहुत प्रोफेशनली कहा, सो मिस्टर रायजादा, आप अब पूरी तरह से ठीक है। सिर आपको कुछ विटामिन लेने पड़ेंगे। ऋतिक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। रिद्धिमा ने भी मुस्कुरा दिया। तभी रिद्धिमा का फोन बाजने लगा। रिद्धिमा ने देखा उसे उसकी मॉम कॉल कर रही थी। रिद्धिमा ने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन बार बार कॉल आ रहा था तो ऋतिक ने उसे अटेंड करने का इशारा किया।
रिद्धिमा ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से उसके माँ ने कहा, रिद्धि आज शाम तुम डेट पर जा रही हो शर्मा जी के लड़के के साथ। रिद्धिमा ने इरिटेट होते हुए कहा, मॉम मुझे उस चूजे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जा रही। तो उसके माँ ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हें शादी करना होगा, वो अमीर लड़का जिसके साथ तुम उसके घर में थी इलाज के लिए, तुम उसे जितना भी प्यार करो वो तो तुम्हें नहीं प्यार करता, इसीलिए चुपचाप मेरा कहना मानो और आज शर्मा जी के लड़के से मिलो। अपनी माँ की कड़वी बातों को सुनकर उसे बुरा लग रहा था और उसे उसके माँ ने ये सच्चाई भी बताया था कि वो कभी ऋतिक की अर्धांगिनी नहीं बन सकती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे एक तमाचा रसीद दिया है, लेकिन रिद्धिमा को नहीं पता था ऋतिक ने भी सब कुछ सुन लिया है और वो अभी अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा ने ऋतिक को उसके सारे रिपोर्ट्स दे दिया और एक गहरी मुस्कान से साथ कहा, गुड बाय मिस्टर रायजादा, आई विश आगे हम कभी ना मिले। ऋतिक ने भी मुस्कुरा दिया और कहा, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, कि आगे हम हर राह पर एक साथ हाथ पकड़े चलते हुए सबको मिलेंगे। आखिर के बातें ऋतिक ने अपने मन में ही कहा। रिद्धिमा सिर्फ खाली आंखों से ऋतिक को जाते हुए देखती रही। दूसरी तरफ नीलम कुश के साथ कार में थी, दोनों को बीच कोई बात नहीं हो रहा था। एक लंबी चुप्पी के बाद नीलम ने कहा, कुश क्या मुझे वंश के ऑफिस में ज्वेलरी डिजाइनर का काम मिल सकता है? कुश ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हारे ईगो को जो तुम मुझसे हेल्प ले रही हो? नीलम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कुश प्लीज। कुश ने डेविल स्मर्क के साथ कहा, ओके आई विल टॉक, तुम यहाँ रिजाइन कर देना। नीलम ने अपना सिर हिला दिया और फिर दोनों में कोई बात नहीं हुई। रायजादा मैंशन। स्नेहा कमरे में बैठे खाना खा रही थी, उसे सुधांशु अपने हाथों से खिला रहा था और सुधांशु को सुधा जी बड़े प्यार से खाना खिला रही थी। आदित्य वही काउच पर लैपटॉप में प्रेजेंटेशन बना रहा था। सुधांशु ने आदित्य को घूरते हुए कहा, जीजा जी कब से देख रहा हूँ आप लैपटॉप में घुसे हो, कोई गर्लफ्रेंड है क्या उसके अंदर? स्नेहा अपनी आंखें छोटी करके कभी सुधांशु को देखती तो कभी आदित्य को जो सुधांशु को घूर रहा था। आदित्य ने सुधांशु को घूरते हुए कहा, अरे साले आप उसे गली दे रहे हो। स्नेहा ने आदित्य के बात काटकर उसे घूरते हुए कहा। आदित्य ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, मैं तो जीजा साले वाले साले की बात कर रहा था। स्नेहा ने अपना सिर हिला दिया। सुधांशु के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी जो आदित्य को चिढ़ा रहा था। आदित्य ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, पहले तो मेरे बीवी को मुझसे दूर करके मेरे सिर पर तांडव कर रहे हो, अब क्या चाहते हो यार वो मुझे कोटे? सुधांशु ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, वो मेरा बहन है, आप ही जलनखोर हो, आप मुझसे जलते हो। इतना कहकर वो स्नेहा के मुंह में एक निवाला रख देता है। आदित्य चीर भरी आंखों से उसे देख रहा था। उसने झल्लाकर कहा, बीवी है मेरी, जब से आए हो उसके साथ जोंक की तरह चिपक पड़े हो। सुधांशु ने मुंह बनाकर कर कहा, जलनखोर। आदित्य उसे बुरी तरह से घूरने लगा। स्नेहा ने अपने मुंह का खाना निगलने के बाद कहा, उस क्यों घूर रहे हो? सच ही तो कहा उसने, आप एक नंबर के जलकुकरे हो। आदित्य कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बाज पड़ा। उसने कॉल पिक अप किया। सुधांशु के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। आदित्य कुछ न कह पाया और हाथ मसलते रह गया। उसने फोन में कहा, तुम स्टडी रूम में आओ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और स्नेहा को घूरते हुए कहा, तुम्हें तो मैं रात को देख लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। स्नेहा अजीब अजीब मुंह बना रही थी। उसके जाते ही तीनों पेट पकड़कर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद स्नेहा कॉलेज के लिए निकल गई। दूसरी तरफ रायजादा फार्म हाउस। आदित्य के कहने पर अदिति यही रहती थी। वो अपने कमरे में बैठकर ऑनलाइन ज्वेलरी डिजाइनिंग क्लास कर रही थी। उसने देखा उसे रुद्र कॉल कर रहा है। उसने कॉल पिक किया, हाँ भाई बोलिए। दूसरी तरफ से रुद्र ने कहा, आदा वंश से मुझे पता चला तुम दोनों अगले 14 डेज में शादी कर रहे हो। अदिति ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जी भाई। रुद्र ने थोड़ा नाराजगी जताकर कहा, मुझे बिना बताए ये फैसला ले लिया। अदिति ने कहा, भाई आप चाहते थे मैं एमआर वंश रायजादा से शादी करूं, उन्होंने मुझे पिछले दिन बाकी सबसे बात कर लेंगे मैं आपको बता देती, लेकिन कल आप बिजी थे बहुत इसीलिए नहीं बताई। रुद्र ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है अदा बच्चा, आई नो तुम्हें हम सब ने फोर्स किया इस रिश्ते के लिए, लेकिन अगर कोई भी परेशानी हो मुझे सबसे पहले बताना। रुद्र ने थोड़ा रुक कर कहा। अदिति ने बस हम में जवाब दिया। अदिति ने कहा, भाई अब कब लौट रहे हो? रुद्र ने कहा, बहुत जल्द, फिर हम दोनों एक साथ तुम्हारे शादी का शॉपिंग करेंगे।
अदिति ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रायजादा मैंशन, स्टडी रूम। आदित्य अपनी जलती आंखों से वंश को ही घूरे जा रहा था, जो बिना किसी भाव के एक लव स्टोरी पढ़ रहा था। वंश ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, मुझे घूरना बंद करो और जाकर शादी की तैयारी करो। आदित्य ने गुस्से में कहा, शादी भी करके ही आता खर्चा बच जाता। वंश ने अलसाए आवाज में कहा, डोंट इरिटेट मी, जाओ ना यार। आदित्य खड़ा हो गया तो वंश भी खड़ा हो गया। आदित्य वंश को घूर रहा था। वंश ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, व्हाट? आदित्य ने दांत पीसकर कहा, यू आर अ ब्लडी जर्क। इतना कहकर वो वंश के पिछवाड़े पर एक लात मार देता है और निकल जाता है। वंश आदित्य के सडन एक्शन पर हैरानी से उसे देखने लगता है। उसने अपने बम्प को सहलाते हुए दांत पीसकर कहा, गोरिल्ला साला। आदित्य लिविंग हॉल में आ जाता है और चाची चाची कहकर चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर में ही सब लोग नीचे आ जाते हैं। दादाजी ने आदित्य को घूरते हुए कहा, चिल्ला क्यों रहा है? आदित्य ने छोटा सा मुंह बनाकर अपने पास खड़े वंश की तरफ इशारा करके कहा, ये लड़का अगले 2 हफ्तों में शादी करना चाहता है। राधिका जी ने वंश को घूरते हुए कहा, एंगेजमेंट करने में तुम्हें शर्म आ रही थी, अब शादी करने के लिए इतना उतावला क्यों हो? अयनांश जो वहां पर खड़े तमाशा देख रहा था और केला खा रहा था, उसने वंश को शक भरे नजरों से देखते हुए कहा, आपने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना? अयांश के बात पर वंश ने अपना सिर पीट लिया। उसने मन ही मन कहा, इस लड़के के वजह से मुझे आज पक्का दादू और माँ पीटेंगे। वही बाकी सब अयनांश को बुरी तरह से घूरने लगे। अयांश ने सबकी घूरती नजर खुद पर महसूस हुआ तो वो अपनी आंखें टिमटिमाकर कहा, मुझे सयाद जाना चाहिए। राधिका जी ने भी आंखें चढ़ाकर कहा, वही बेहतर है। अयनांश वहां से पतली गली लेकर निकल जाता है। अब सबकी नजर वंश पर थी। दादी जी ने कहा, वंश बेटा क्या बात है? वंश ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, मुझे थोड़ा जल्दी शादी करनी है। राधिका जी ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, तुम्हारे तो कितने नखरे थे, अब क्या हुआ? कोई कुछ कहता उससे पहले ममता जी ने कहा, ठीक है वंश बेटा शादी करना चाहता है, इसमें प्रॉब्लम कहा? वंश के चेहरे पर चमक आ गई। आदित्य कुछ कहने जा ही रहा था, तभी ममता जी ने उसे रोकते हुए कहा, मैं काल पंडित जी को बुला रही हूँ डेट फिक्स करने के लिए। वंश तुम अदिति को भी बुला लेना। वंश ने कहा, ठीक है बड़ी माँ। राधिका जी वंश को घूरते हुए चली गई। बाकी सब भी एक एक करके चले गए। वंश ने ममता जी को गले लगाकर कहा, आप सबसे अच्छी हो मम्मा। ममता जी ने भी मुस्कुरा दिया। तभी पीछे से आदित्य आकर ममता जी से वंश को दूर करता है और उन्हें गले लगाकर किसी 5 साल के बच्चे जैसा कहता है, नो माय मॉम। ममता जी ने आदित्य की हरकत पर मुस्कुरा दिया। वंश ने मुंह बनाकर कहा, जल कुकड़ा काहे का? इतना कहकर वो वहां से चला गया। ऐसे ही दिन बीत गया। शाम का वक्त। रायजादा मैंशन 2 कार मैंशन में एंटर होते हैं। आगे के कार से स्नेहा बाहर निकलती है। उसने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। उसके कंधे पर बैग लटक रहा था और वो काफी थकी थकी सी लग रही थी। उसने एक नजर हॉल में डाला जहां सभी चाय नाश्ता कर रहे थे। उसने सबको गुड इवनिंग कहा और कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसने बैग काउच पर फेंक दिया और जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। आधा घंटा बाद वो शावर लेकर बाहर आई। उसने एक मिक्की माउस कार्टून का पायजामा और टी शर्ट पहना था। उसका एक हाथ उसके पेट पर था और दूसरे हाथ से वो किसी चीज का सहारा लेकर चल रही थी। वो बहुत मुश्किल से बेड पर बैठी। उसने इंटरकॉम से अपने लिए खाना मंगवाया। उसने आदित्य को कॉल किया तो उसका फोन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में उसका डिनर आ गया। उसने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा खाया और प्लेट वापस भिजवा दिया। उसे अब असहनीय दर्द हो रहा था। उसे दर्द के सिवा अब और कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो वही बिस्तर पर लेट गई। उसका दोनों हाथ उसके पेट पर था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो समझ नहीं पाई। उसने सारे लाइट्स ऑफ कर दिए और सोने की कोशिश करने लगी। करीब रात के 11 बजे आदित्य घर आया। उसने देखा चारों तरफ अंधेरा था और डिम लाइट्स जाल रहे थे। वो डिनर करके आया था, इसीलिए वो अपने रूम की तरफ चला गया। वो रूम में पहुंचा तो उसने देखा स्नेहा सो रही है। वो जब बेड के पास गया तो उसे तेज ब्लड का स्मेल आने लगा। उसने जल्दी से सारे लाइट्स ऑन किया तो देखा सब कुछ नॉर्मल है। वो स्नेहा के पास गया और उसके गालों को थपथपाने लगा। बीवी बीवी कहकर बुलाने लगा। स्नेहा ने हल्का आंखें खोलकर कहा, आदिबा बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य ने उसके ऊपर से चादर सरका दिया तो देखा स्नेहा सिकुड़कर सो रही थी। उसके हाथ उसके पेट पर थे।
उसने देखा चादर भी खून से भीग गया है। उसने बिना वक्त गवाए उसे बाहों में उठा लिया। उसने कहा, बीवी क्या तुम्हें पीरियड्स आए हैं? लेकिन तुम तो ठीक हो गई थी, इतना दर्द तो तुम्हें नहीं होता था। स्नेहा ने कोई बात नहीं किया, उसने बस आदित्य के शर्ट को मुट्ठी में भर रखा था और अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने उसे ले जाकर उसके कपड़े बदले और उसे फिर से उसे काउच पर बैठा दिया। उसने अपना फोन लिया और रिद्धिमा को कॉल किया। आदित्य ने कॉल पिक होते ही रिद्धिमा से स्नेहा के बारे में सब कहा। रिद्धिमा ने उसे एक दवाई के बारे में कहा जिसे आज रात के लिए दर्द घाट जाता। आदित्य ने ओके कहकर कॉल काट कर दिया। आदित्य ने स्नेहा की देखा जो सिर झुकाए बैठी थी। आदित्य कपबोर्ड खोला और उसमें से मेडिकल बॉक्स निकाला। उसने एक कैप्सूल निकाला। आदित्य स्नेहा के पास गया तो देखा स्नेहा उसे नहीं देख रही थी। आदित्य ने उसका चेहरा ऊपर किया और उसके आंसू पोंछे। उसने उसे दवाई खिला दिया। स्नेहा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। आदित्य ने बेडशीट चेंज किया और एक नया बेडशीट बिछाया। वो बाहर जाकर एक हॉट बैग लाया। वो स्नेहा के पास आया तो देखा स्नेहा अभी भी वैसे ही बैठी है। उसने उसके सिर को चूम लिया और कहा, बहुत दर्द हो रहा है। स्नेहा ने धीमे से कहा, अब थोड़ा ठीक है। उसने आदित्य को अपने शर्ट के तरफ इशारा कर दिया जहां ब्लड स्टेशन था। आदित्य ने कहा, मेरी तरफ देखो। स्नेहा अभी भी उसे नहीं देख रही थी। ये देखकर आदित्य ने उसका चेहरा ऊपर किया और उसके आंखों में देखते हुए कहा, ब्लड हो और जो भी हो है तो मेरे बीवी के ही। इतना कहकर आदित्य ने उसके गालों को किस कर लिया और शर्ट को उतारकर डस्टबिन में फेंक दिया। स्नेहा को अभी भी बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा था। आदित्य उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और एक हाथ उसके गाल पर रख दिया। उसने उससे बड़े प्यार से कहा, तुम इतना झिझक क्यों रही हो? ये नॉर्मल है, सबको होते हैं, मॉम को भी होता है, शिवी को भी होता है। पता है जब पहली बार शिवी को पीरियड्स आए थे उसने सारा घर सर पर चढ़ा लिया था। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात पर स्नेहा ने भी मुस्कुरा दिया। आदित्य ने आगे बढ़कर उसके होठों पर किस कर लिया और कहा, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो बिना झिझक के, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। स्नेहा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। आदित्य ने उसे बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया और लाइट्स ऑफ कर दिया। आदित्य भी उसके बगल में सो गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। स्नेहा की पीठ आदित्य के सीने पर था। आदित्य फिकर भरे आवाज में पूछा, क्या ज्यादा दर्द है? स्नेहा ने अपना आंखें बंद करके ही कहा, हाँ थोड़ा सा। आदित्य ने साइड टेबल से हॉट बैग लिया और उसके पेट पर रख के उसे अपने बाहों में भर कर ही सिकाई करने लगा। स्नेहा को आदित्य पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसे निहारने लगी। उसे निहारते निहारते कब उसकी आंख लग गई उसे नहीं पता। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।